हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग पंचकर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 5 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म के विषय में क्या बताया गया है? तो विरेचन में यहाँ पे बोला गया है अधोभाग विरेचन संज्ञम संज्ञकम उभया व शरीरमल विरेचनाद विरेचन संज्ञा लभते। यानी कि दोषों को अधोमार्ग यानी कि गुदा से बाहर निकालना को विरेचन कहते हैं। तो दोषों को अधोमार्ग यानी कि गुदा से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? विरेचन कहते हैं। विरेचन पित्त दोषज विकारों का श्रेष्ठ उपचार है। तो विरेचन क्या है? पित्त दोषज जो विकार है उनका क्या है? श्रेष्ठ उपचार है। ये यहाँ पे बताया गया। चरक अनुसार अविरेच्य रोग कौन से हैं? तो चरक अनुसार अविरेच्य रोगी जिनमें विरेचन नहीं करना है तो छक्षीण का रोगी हो गया, अति स्थूल हो गया, अति कृश हो गया, बालक हो गया, वृद्ध हो गया, दुर्बल हो गया, श्रांत हो गया, क्षुधित, पिपासित, कर्मभार, अध्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, छाम, गर्भिणी, सुकुमार। इसके अलावा सुभग, छतगुद, मुक्तनाल, अधोगत रक्तपित्त, अजीर्ण, नूतन ज्वर, मदात्य, मध्यमान, अंतःशल्य, आघातजन्य रोगी। ये सभी क्या है? विरेचन योग्य रोगी हैं। ठीक है, सॉरी, विरेचन नहीं कराने योग्य रोगी हैं जिनमें विरेचन निषिद्ध है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, जीर्ण, नूतन ज्वर, मदात्य, आद्यमान, अंतःशल्य, आघातजन्य रोगियों में विरेचन नहीं कराना है। इसके अलावा अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति क्रूर कोष्ठ में भी विरेचन निषेध बताया गया। तो अति स्निग्ध है, अति रुक्ष है, अति क्रूर कोष्ठी है, तो उसमें भी क्या है? विरेचन निषेध है। फिर विरेचन योग्य रोगी कौन से हैं जिनमें विरेचन कराना है? तो कुष्ठ का रोगी हो गया, ज्वर हो गया, प्रमेह हो गया, राजश्रमा हो गया, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त का रोगी हो गया, भगंदर हो गया, अर्श हो गया। इसके अलावा व्रग्न हो गया, प्लीहा दोष हो गया, गुल्म हो गया, अर्बुद हो गया, गलगंड हो गया, ग्रंथि हो गया, गर्विश हो गया, विसूचिका, अल्सक, विषपीत, विषपितक, मूत्राघात, कृमिकोष्ठ, विसर्प, पांडु, सिराशूल, पार्श्वशूल, उदावर्त, नेत्रदह, हास्यदह, हृदरोग, व्यंग, नीलिका, अरुचि, नेत्रस्त्राव, नासस्त्राव, हलिमक, श्वास, कास, कामला, अपची, गलग्रह, अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, योनिदोष, शुक्रदोष, तिमिर, उदर, छर्दी, विस्फोट, श्वेतो। ये सभी क्या है? विरेचन योग्य रोगी। तो कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, राजश्रमा, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, भगंदर, अर्श, व्रग्न, प्लीहा दोष, गुल्म, अर्बुद, गलगंड, ग्रंथि, गर्विश, विसूचिका, अल्सक, विषपित्त, मूत्राघात, कृमिकोष्ठ, विसर्प, पांडु, सिरशूल, पार्श्वशूल, उदावर्त, नेत्रदह, आश्चदह, हृदरोग, व्यंग, नीलिका, अरुचि, नेत्रस्त्राव, नासस्त्राव, हलिमक, श्वास, कास, कामला, अपची, गलग्रह, अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, योनिदोष, शुक्रदोष, तिमिर, उदर, छर्दी, विस्फोट, श्वेतो। ये सभी क्या है? विरेचन योग्य रोगी व रोग है। फिर विरेचन से पूर्व क्या बोला गया है? तो विरेचन से पूर्व बोला गया है पूर्वाहन लघु भजिएत फल अम्ल उष्णोदकम चैनुमपुपेत। तो पूर्वाहन में क्या है? लघु भोजन कराने के पश्चात फल अम्ल उष्णोदक का सेवन कराना है। फिर विरेचन से पूर्व जो है कफ उत्क्लेशकारी पित्त उत्क्लेशक आहार जैसे कि जांगल मांस, घी, तेल, यूष, ठीक है, घी तेल युक्त यूष, इनका प्रयोग करने के लिए बताया है चरक ने। ठीक है, तो पित्त उत्क्लेशक जो आहार है उनका प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं विरेचन की विधि। तो विरेचन की विधि में बताया गया है कि त्रिविध कल्क का एक अक्ष मात्रा जल अथवा किसी द्रव्य में घोल करके पिलाना है। तो त्रिविध कल्क को एक अक्ष मात्रा
जल अथवा किसी द्रव्य में घोल करके पिलाना है। फिर बात करते हैं कोष्ठ। सुश्रुत के अनुसार दोष कौन से हैं? औषध मात्रा तथा विरेचनीय द्रव्य। तो सुश्रुत ने बताया है मृदु कोष्ठी में पित्त दोष होने पर मृदु मात्रा में औषध द्रव्य का प्रयोग करके केवल दूध से ही विरेचन किया जाता है। तो मृदु कोष्ठी है जिसमें पित्त दोष है, मृदु मात्रा में औषध देंगे, ठीक है, केवल दूध से ही विरेचन हो जाता है। क्रूर कोष्ठी है तो उसमें वात और कफ का अनुबंध होता है। तो वात कफ का अनुबंध होने की वजह से तीक्ष्ण मात्रा में अपन औषध करेंगे प्रयोग, तो दूर विरेच्य औषधि की तीक्ष्ण मात्रा से विरेचन होता है। फिर मध्यम कोष्ठ में क्या होता है? साम दोष होता है। तो मध्यम मात्रा में औषध देंगे और औषध की मध्यम मात्रा का प्रयोग करेंगे। फिर विरेचन शुद्धि बोधक सारणी। तो विरेचन शुद्धि बोधक सारणी में बताया गया है कि प्रवण शुद्धि कब होगा? तो 30 वेग अगर आता है, ठीक है, और वाम में सुधार लेना, जो द्रव्य है वो आपका क्या है? 4 प्रस्थ है और कफ निकल रहा है अंत में, तो प्रवण शुद्धि है। मध्यम शुद्धि में क्या होगा? 20 वेग आएगा, 3 प्रस्थ होगा द्रव्य, कफ अंत में निकलेगा। जघन्य शुद्धि में 10 वेग आएगा, 2 प्रस्थ जो द्रव्य है वो बाहर निकलेगा और कफ जो है वो अंत में आएगा। विरेचन में दोष निकलने का क्रम। तो विरेचन में मल मिश्रित 2-3 वेगों को छोड़कर गिनना चाहिए। तो विरेचन में मल मिश्रित 2-3 वेगों को छोड़ करके अपने को गिनना चाहिए। विरेचन एवं विरेचने मूत्र पुरुष पित्त औषध कफिति। तो क्या निकलता है? इसका क्रम है, विरेचन में सबसे पहले मूत्र निकलेगा, फिर पुरुष निकलेगा, फिर पित्त औषध और लास्ट में कफ निकलता है। फिर सम्यक विरेचन का क्या लक्षण है? तो सम्यक विरेचन के यहाँ पे लक्षण बताया है प्राप्तिश्च विड पित्त कफ अनिल सम्यक विरक्तस्य भवेत क्रमे। तो सम्यक विरेचन होने पर सबसे पहले विड निकलता है, ठीक है, सबसे पहले मूत्र, फिर विड, फिर पित्त, फिर कफ और लास्ट में आपका अनिल यानी कि वायु निकलता है। ये सम्यक विरेचन का लक्षण है। हीन विरेचन का क्या लक्षण है? तो श्यात श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोप, यानी कि श्लेष्म पित्त और वात ये प्रकोपित हो जाते हैं। फिर विरेचन का अतियोग होने पर क्या होता है? तो कफ रक्त पित्त इनका क्षय से वायु प्रकोपित हो जाता है। तो कफ रक्त पित्त इनके क्षय से वायु प्रकोपित हो जाती है। ये विरेचन के अतियोग का लक्षण है। फिर सुश्रुत अनुसार वमन एवं विरेचन द्रव्य में क्या अंतर है वो अपन देख लेते हैं। तो सुश्रुत अनुसार विरेचन जो द्रव्य होते हैं वो सर सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण विकासीय होने से दोषों को दूर करते हैं। तो विरेचनीय जो द्रव्य होते हैं सर सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण और विकासीय होने से दोषों को दूर करते हैं, जबकि वमन द्रव्य प्राकृत्य स्वभाव यानी कि प्रभाव विशेष के कारण ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकालते हैं। तो जबकि वमन द्रव्य प्राकृत्य यानी कि स्वभाव प्रभाव विशेष के कारण ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकालते हैं। फिर वमन द्रव्य, तो वमन द्रव्य जो बिना पके ही यानी कि अपक्व अवस्था में ही बाहर निकल जाते हैं। विरेचन जो द्रव्य होता है वो क्या होता है? पच्यमान अवस्था में यानी कि पके हुए अवस्था में दोषों को बाहर निकालते हैं। फिर है विरेचन औषध श्रेष्ठता। तो विरेचन औषध की श्रेष्ठता बताई गई है कि आहार पाचन समय 3 प्रहर में पाक को प्राप्त होती है, वह दोषों को निकालती है, ये श्रेष्ठ है। तो आहार पाचन के का समय जो है वो 3 प्रहर के बाद में पाक को प्राप्त होते हैं और दोषों को निकालता है। इस वजह से विरेचन जो है औषध श्रेष्ठ है। प्रस्कंद विरेचन का ही पर्याय है। तो प्रस्कंद क्या है? विरेचन का ही पर्याय है। मंदाग्नि तथा क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को अग्नि को दीप्त करके तथा स्नेहन स्वेदन देकर विरेचन देना चाहिए। तो मंदाग्नि तथा क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को अग्नि को दीप्त करके तथा स्नेहन स्वेदन देकर के विरेचन देना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया न अति स्निग्ध शरीरस्य दध्यात स्नेह विरेचनम। जो अतिशय रूप से स्निग्ध हो तो उसे स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए। तो जो अतिशय रूप से स्निग्ध हो तो उसे क्या है? स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है स्नेहो क्लिष्ट शरीरस्य रुक्षा दध्यात विरेचनम, यानी कि स्नेह प्रयोग से उत्कृष्ट दोष निकालने हेतु रुक्ष विरेचन देना चाहिए। तो स्नेह प्रयोग से उत्कृष्ट दोष निकालने हेतु रुक्ष विरेचन देना चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से टॉपिक नंबर 5 जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन अपन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।